हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SS स्टडी 2.0 पर। पिछले वीडियो में हमने अपभ्रंश चर्चा की थी कि अपभ्रंश किस अपभ्रंश से हिंदी भाषा की कौन सी बोली, कौन सी भाषाएं कैसे निकली हैं, इसकी चर्चा हम कर चुके थे। आज एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से उपस्थित हुए हैं और आज का जो टॉपिक होगा वो वर्णमाला। वर्णमाला आज हम चर्चा करेंगे वर्णमाला की। पिछले वीडियो में हिंदी भाषा के जो अपभ्रंश थे, जहां से निकली थी, वो चर्चा करने के बाद उसमें एक चीज और शेष रह गई है, उसका वीडियो मैं फिर कभी बनाऊंगा। जैसे जो हिंदी भाषा की बोलियां हैं उनके क्षेत्र आ जाते हैं कभी कभी परीक्षा में कि कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे। और उससे पहले मैंने आज नया टॉपिक शुरू करेंगे आपका वर्णमाला। ये वर्णमाला वो टॉपिक है हर एग्जाम में, कोई भी परीक्षा आपकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर एग्जाम में एक दो प्रश्न अनिवार्य हैं। एक तो है ही अनिवार्य, कभी कभी दो दो तीन तीन भी आ जाते हैं। तो ये वर्णमाला, पहले वर्णमाला इसकी परिभाषा देखिए क्या है। हालांकि परिभाषाएं बहुत ज्यादा परीक्षा में, दो ही परीक्षा में कम पूछी जाती हैं, इसलिए हम बता दे रहे हैं, लेकिन लिखाएंगे नहीं उसको। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला प्रश्न नहीं आ जाता, एक छोटा सा प्रश्न आता है। हम प्रश्नों से समझाते चल रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला के कितने अंग होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के दो अंग होते हैं। देखिए ये दो अंग कौन कौन से हैं वो देखिए आप। एक तो इसमें आते हैं स्वर, दूसरे इसमें होते हैं व्यंजन। अब स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, यह प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। विभिन्न किताबों में विभिन्न तरीके से दिया है। तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है, 52। ऐसे याद कर लीजिए। कोई 46 कहता, कोई 49 कहता, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा का जो रूप मान्य है उनमें वहां पे जब आए वर्णमाला में कितने वर्ण हैं तो ध्यान रखना 52 वर्ण आपको लगाने। अब प्रश्न आ जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वर कितने होते हैं, 11, और व्यंजन कितने होते हैं, 33। ये प्रश्न पूछा जाता है, स्वरों की संख्या कितनी है। किताबों में अलग अलग वो हैं, मत हैं। व्यंजन कितने हैं, उसमें अलग अलग दी होगी संख्या। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा का रूप जो मान लिया इन तीन प्रश्नों का वो ये है। वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 52 हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। व्यंजन कितने हैं, 33 हैं। अब आप सब लोग ध्यान दें कि जो स्वरों का यहाँ वर्गीकरण हम कर रहे हैं, इस वर्णमाला का जो वर्गीकरण है वो 5-6 तरीके से है। यहाँ केवल एक सादा विभाजन समझा रहे हैं जिसमें आपको समझना है स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं, और घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण वो अगले वीडियो में बताएंगे हम। यहाँ केवल हम चर्चा करेंगे, 52 ध्वनियां निकालेंगे। 52 ध्वनियां, 52 वर्ण जो है हिंदी वर्णमाला कैसे कैसे हैं, स्वर 11 कैसे हैं, व्यंजन 33 कैसे हैं। तो यहाँ पे स्वर, अगर स्वरों की केवल बात की जाए तो स्वरों का भी अपना विस्तार है, कई तरीके से है। जैसे मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण के अनुसार वर्गीकरण, इस तरह से आपके चलेंगे धीरे धीरे। यहाँ इस वीडियो में केवल इतना समझना है कि 52 ध्वनियां हैं, उन्हें किन किन नाम से जानते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, इस तरह से आपके समय निकल के आ जाएंगे। तो हम पूरे ग्राफ के जरिए समझें। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। यहाँ केवल जो विभाजन कर रहे हैं स्वरों का,
वो हम कर रहे हैं मात्रा के आधार पे। मात्रा के आधार पे ऐसे कर रहे हैं कि यहां पे मात्रा के आधार पे 3 होते हैं स्वर। एक आता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा आता है आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा आता है प्लुत स्वर। समझ लीजिए, स्वर को वर्गीकरण किया मात्रा के आधार पे कर रहे हैं। यहां पे ह्रस्व स्वर हो गए, दीर्घ स्वर हो गए, और क्या हो गए, प्लुत स्वर हो गए। अच्छा, जो ह्रस्व स्वर है इन्हीं का एक नाम है मूल स्वर। इनको क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर या मूल स्वरों की जो संख्या होती है वो कौन कौन सी है वो देख लीजिए। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे, ऐसे पृथक अ, ई, उ और रे, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत। अब बात आती है दीर्घ स्वरों की बात। तो दीर्घ स्वरों की बात है तो इसमें आते हैं आपके बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ और ओ, आओ। तो हमने देखा कि 4 स्वर तो ये हैं और 2, 4, 6 और 7 स्वर ये हैं। तो 7 और 4 जब मिलाओगे तो कितने हो गए, दोनों को योग करोगे तो कितने आ जाएंगे, 11। आपके स्वर इतने ही माने जाते हैं। एक और है नाम प्लुत। अब समझ लीजिए हम किसके आधार पे बता रहे हैं, ये मात्रा के आधार पे चल रहा है। मात्रा के अनुसार चल रहा है। ये मात्रा के अनुसार जब चल रहा है तो आप देख लीजिए कि 1 मात्रा का सिंबल ये होता है, 2 मात्रा का सिंबल ये होता है और 3 मात्रा का सिंबल ये होता है। 3 मात्राएं प्रयोग की जाती हैं। चलिए, अब जो स्वर और व्यंजन, इनको परिभाषित अगर देखे जाए तो इस तरह से होते, देखो वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को तो वर्णमाला कहते हैं। इसके 2 अंग हो गए, स्वर हो गया और व्यंजन हो गया। स्वर का मतलब हो गया जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना रुकावट के सीधे बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना रुकावट के सीधे बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। और इसकी परिभाषा छोटी सी बन जाती है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं, क्योंकि जो छोटा अ ऐसा स्वर होता है जो प्रत्येक व्यंजन में शामिल रहता है। तो इसकी परिभाषा यहीं से बन जाती है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। अब यहां पे आ जाइए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्योंकि यहां पे मात्रा के आधार पे है तो परिभाषा यहीं से बन जाती है। ये जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिनमें 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, एक मात्रा, इसका मतलब 2 मात्रा, इसका मतलब 3 मात्रा। यहीं से इसकी क्या बन गई, परिभाषा बन जाती है। परिभाषा फिर देख लीजिए एक बार कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, तब तिगुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब बात आती है कि मात्रा क्या है। अब ये नहीं समझ लो मात्रा किसे कहते हैं। तो मात्रा होती है किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। तो जहां 1 मात्रा का समय लगता है, कम समय लगता है, उसे 1 मात्रा होती है। थोड़ा ज्यादा लग जाता है तो उसकी 2 मात्रा लग जाती है। जब उससे भी ज्यादा मतलब तिगुना समय लग जाए किसी वर्ण के उच्चारण में, जब तिगुना समय लग जाता है तो उसे हम कहते हैं क्या, प्लुत कहा जाता है। तो यहां देख लीजिए, ह्रस्व स्वर आपके कितने हो गए, 4 ये हो गए, दीर्घ स्वर ये हो गए, तो 7 और 4 कितने हो गए, 11 हो गए। अब
ये 11 स्वर आपके माने जाते हैं। अब प्लुत में उदाहरण आता है, वो आता है आपका ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण, तो ओम का उच्चारण करते तो कैसे करते हैं? ओ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उसके उच्चारण में हम समय ज्यादा ले गए। जब ज्यादा ले गए तो इसके पीछे हमने 3 मात्रा का ये क्या लगा दिया? सिंबल लगा दिया। यहाँ पे ये कोई वर्ड नहीं है, लोग इसको वर्ड समझ बैठते हैं, बल्कि ये 3 मात्रा का समय है। किसी वर्ड के पीछे अगर ये लग जाता है, अगर ये मात्रा लग जाए तो उसका मतलब है उसका उच्चारण हम देर तक करेंगे, देर तक करना पड़ेगा। तो इसका प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? तो ये बात किसकी आगे समझ में आ गए होंगे? स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर हो गए, दीर्घ स्वर हो गए, प्लुत स्वर हो गए। अब इसी में जो दीर्घ स्वर, इनकी मात्राएं 2 तो होती हैं, समय ज्यादा तो लगता ही है। साथ में ये 4 स्वर, 4 स्वर ऐसे हैं, इनको हम कहते हैं संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। इसका मतलब यह हुआ कि ये संयुक्त स्वर किन्हीं 2 स्वरों के मेल से बने। संयुक्त स्वर का मतलब ये हुआ कि 2 स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। तो अब आपको समझना है, ये परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, ए किन 2 स्वरों के मेल से बना है, ओ किन 2 स्वरों के मेल से बना है। तो आपको जड़ तैयार करनी है। तो देख लीजिए, ये बना है छोटा आ प्लस छोटी ए। उसके बाद आ गया आपका आय। ये बना है आपका छोटा आ प्लस ए। उसके बाद आएगा आपका ओ। ये बना है छोटा आ प्लस छोटा ओ। फिर आपका क्या है? औ है। इसका मतलब हुआ छोटा आ प्लस ओ। अब देखिए, चारों आपके वर्ण निकल के आ गए, स्वर जो है चारों निकल के आए। क्या है? ये संयुक्त है। अ धन ए हो गया। आय का मतलब अ धन ए आय हो गया। ओ का मतलब आ धन ओ हो गया, और आ धन ओ बराबर औ हो गया। ये चीज समझ में यहां तक आ गई। तो देख लीजिए कि ह्रस्व स्वर 4 हो गए और दीर्घ स्वर हमारे कितना हो गए? 7 हो गए। और 7 और 4 11 स्वरों की संख्या निकल के आ गई। प्लुत का हमने आपको बता ही दिया, ओम का उच्चारण इसमें क्या लगता है? तिगुना समय लगता है। तो ये पूछे जाते हैं परीक्षा में, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर नहीं है, तो ये संयुक्त स्वर 4 माने जाते हैं। और संयुक्त स्वर नहीं है तो इसका मतलब 3 में से कोई होंगे, एक इधर से रख दिया जाएगा। मूल में से कौन सा मूल स्वर है या नहीं, इस तरह से प्रश्न की भाषा बन के आएगी। जड़ यही रहेगी, इसी जड़ से प्रश्नों की भाषा बन के आती है और आपसे पूछे भी जाते हैं। तो अब ये तो बात रही केवल स्वर की। अब इसमें देखो स्वरों का वर्गीकरण और भी तरीके से जब आगे जब पढ़ेंगे, अगला जब वीडियो कहीं बनाएंगे तो उसमें करेंगे। जो स्वर हैं आपके, तो वो अलग प्राण और महाप्राण, इसमें भी विभाजन किया है स्वरों का। घोष अघोष के आधार पर किया गया है स्वरों का वर्गीकरण। उसके बाद आपका उच्चारण स्थान के अनुसार भी आप देखेंगे। तो ये सारी चीज धीरे धीरे चलते हैं। केवल आज इतना समझना इस वीडियो में कि 52 ध्वनियां निकालनी है और यहाँ पे क्या है? व्यंजन 33 निकालने हैं। तो इसको इतना ही रखते हैं। यहाँ पे हम इसको साफ कर रहे हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे व्यंजन की। अब हम व्यंजन की चर्चा करते हैं। अब व्यंजन देख लीजिए, आप लोग इसको बना लेना। अब देखो व्यंजन, व्यंजन का देखो वर्गीकरण क्या है, इसकी परिभाषा बताई चुके हैं कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन में सबसे पहले आ जाएंगे, इसमें सबसे पहले आपके आते हैं व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन। क्या आते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन आते हैं और इन्हीं स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो मूलतः 25 है। वो देखिए कैसे, इसमें स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। जो कैसे किया है, इसमें एक आता है आपका का वर्ग। क्या आता है? का वर्ग। का वर्ग का मतलब हुआ का सहित 5 वर्ग कर लीजिए।
तो क, ख, ग, घ और क वर्ग हो गया। उसके बाद एक आता है इसमें च वर्ग। तो देखिए च, छ, ज, झ और व। उसके बाद ट वर्ग। ट वर्ग में देखो ट, ठ, ड, ढ और अर। उसके बाद है ट वर्ग। ट वर्ग में देख लीजिए त, थ, द, ध और। उसके बाद है आपका प वर्ग। इसका मतलब प, फ, ब, भ और नी। तुमने देखा क से लेके म तक जो वर्ग है, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं और 5-5 वर्णों के क्रम में 5 समूह बना दिए गए। क वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आ गए, च वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आ गए, ट वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आ गए, ट वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आ गए और प वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण। इस तरह से हमने देखा क से लेके म तक ये आपके मूल स्पर्श व्यंजन आ गए। अब ये जो प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर जो होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक, इसको नासिक भी बोला जाता है। नासिक। तो मैंने कैसे मतलब तो आपके 25 वर्ण हो गए। ये कितनी संख्या है यहां तक? 25 वर्ण। ठीक म के बाद जो वर्ण आते हैं उनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अब ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं य, र, ल और व। इसमें य और व इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते 25 तो ये हो गए और 4 बार ये हो गए, 29 हो गए। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं आपके ऊष्म वर्ग, ऊष्म व्यंजन। जो यहाँ ऊष्म व्यंजन आते हैं इनकी संख्या भी 4 है। इसमें स, स और हाउ, ये 4 वर्ण हो गए आपके। अब ये 4 वर्ण और उसके बाद अब देखो हमने कितने बताए थे व्यंजन? 33 बताए थे। तो 25 और 4 29 और 4 कितने हो गए? 33। तो मूल व्यंजनों की जो संख्या है वो आपकी 33 है। मैंने पहले ही बता दिया था। अब ध्वनियां कितनी निकालनी है हमें? 52 निकालनी है, 52 वर्ण निकालने हैं। अभी कितने हुए? 11 हम स्वर निकाल चुके थे। व्यंजन हमने 33 निकाल लिए यहां तक। तो 33 और 11 कितना हो गए? 44। अब भी आपके 8 वर्ण बाकी हैं। तो अब देख लीजिए जैसे संयुक्त स्वर थे वैसे ही संयुक्त व्यंजन भी हैं। तो क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या भी 4 है। वो देख लीजिए 4 कौन कौन सी है इनकी। ये परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। 6 किन 2 व्यंजनों के मेल से बना है त्र, ज्या। तो देखो इसमें एक तो आता है 6, ये बना होता है क धन स से। उसके बाद आता है त्र, त धन र, 6 तर। फिर क्या है आपका ज्या, ज्या धन क्या है? 6 तर और एक आता है स्र। इसका मतलब हो गया स धन। तो हमने देखा कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत ये 4 वर्ण आ गए। तो माने ये व्यंजन ही जाते हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन के नाम से हम जानते हैं। अब देखिए संख्या दे 25,
चार अंतर जोड़ लो, कितने हो गए? 29 और 4 33 हो गए, और 4 और जोड़ लीजिए, कितने हो गए? 37। 37 में 11 पहले निकाल ही चुके हो आप, कितना हो गया? 37 और 11 48। अब भी आपके वर्ड बचे हैं 4, लाने हैं कितने हैं? 52 लाने हैं। तो देखो 4 वर्ड कौन कौन से बचे हैं वो देख लीजिए। अब इसी में एक आपका बचा है, छोड़ के ऊपर चले आए हम अभी, अंग, इसको बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार। दूसरा क्या है? इसको बोलते हैं विसर्ग। तो 2 वर्ड ये हो गए आपके। अब इनको जोड़ दीजिए तो कितने हो गए? 50। हम 2 वर्ड और छोड़ाए हैं जो लिखने में प्रयोग होते हैं, द और ढ। इनके बिंदी नीचे लगाई जाती है ना, बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त या इनको कहते हैं द्विगुण व्यंजन। इनको क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। तो अब गिन लीजिए, 4 वर्ड ये जोड़ दीजिए, इधर हमने निकाल ही लिए थे हमने ये। तो कुल मिला के अब देखो 25 और 4 29 और 4 कितने हो गए? 33। 33 और 4 37। 37 और 4 कितने हो गए? 41। 41 और 11 हम निकाल चुके थे इससे पहले, वो जोड़ दो कितने हो गए? 52। तो मैंने देखा वर्णमाला में कितनी है? 52 ध्वनियां हैं, स्वर 11 है, व्यंजन कितने हैं? 33 है। ये आपको इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे कि आप लोग इस वीडियो में केवल ये ध्वनियां पहचान लें कि कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कौन से अंतस्थ है, कौन से ऊष्म है, कौन से संयुक्त है, कौन से अनुस्वार है, क्या विसर्ग है, क्या उत्क्षिप्त और द्विगुण, ये तैयार कर लीजिए। और इसके बाद जो भी अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको घोष अघोष के आधार पे, अलप्राण महाप्राण के आधार पे, उच्चारण स्थान के अनुसार इस सब की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।